हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी को मैं बताने वाला हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में 101% पूछे जाने की संभावना रहती है। यानी कि आपकी जितनी भी एग्ज़ाम्स है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को हमने इसमें शामिल कर लिया है। यानी कि आज आपको 50 ऐसे MCQs क्वेश्चन विद आंसर बताए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इससे रिलेटेड होने वाले हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप सभी स्टूडेंट्स, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? यानी कि व्हेन वाज NEP 2020 अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट? आपके ऑप्शन है 29 जुलाई 2020, 15 अगस्त 2020, 1 जनवरी 2021 या फिर 26 जनवरी 2020 के दिन। तो दोस्तों, इसमें आप सभी स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो हो जाएगा 29 जुलाई 2020। यानी कि आप देख सकते हैं 29 जुलाई 2020 के दिन इसको मंत्रिमंडल के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, NEP 2020 ने किस वर्ष की पुरानी शिक्षा नीति का स्थान लिया है? यानी कि हमारी पुरानी जो शिक्षा नीति है उसका स्थान अब ले लिया है नई शिक्षा नीति ने। ठीक है, NEP 2020 रिप्लेस्ड बाय द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ विच ईयर? आपके ऑप्शन है 1968, 1986, 1992 या फिर 2000s। तो दोस्तों, इसमें आपका आंसर होगा 1986, जो 1986 की शिक्षा नीति है उसका स्थान ले लिया है। संशोधित कब हुई थी? 1992 में हुई थी ये संशोधित। ये भी ध्यान रखना आप सभी स्टूडेंट्स, 1986 की संशोधित 1992 है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है, NEP 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि मसौदा जो समिति थी जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी के रूप में जाना जाता है, तो इसमें K कस्तूरीरंगन आप सभी स्टूडेंट्स का आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल, K कस्तूरीरंगन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा जाता है। NEP 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है? यानी कि स्कूल एजुकेशन स्ट्रक्चर्ड इसमें बताना है। स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताना है अंडर NEP 2020। तो दोस्तों, इसमें 5+3+3+4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर C इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मैं आपके लिए ऐसी अपडेट लाता रहता हूं। देखिएगा, इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है ये रहा। इसमें क्या दिया है देखिएगा, MHRD वाज रिनेम्ड टू व्हाट अंडर NEP 2020? यानी कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया था? देखो, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसको क्या नाम दिया था? शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय या फिर मानव विकास मंत्रालय? तो दोस्तों, इसको शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ये नाम अब वर्तमान नाम है, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था और अब वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय हो गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आप देखिएगा, यहाँ पर जो हमारी शिक्षा नीति 2020 है इसका लक्ष्य सकल नामांकन अनुपात GER को उच्च शिक्षा में कितने प्रतिशत बढ़ाने का यहाँ पर बताया गया है और कब तक? 2035 तक। ठीक है, तो 2035 तक बढ़ाने का ये प्रावधान है। ठीक है, और कितने प्रतिशत बढ़ाने का प्रावधान है? देखिएगा, 32%, 50%, 70% या फिर 90%। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका 50% आंसर हो जाएगा करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर B। जो यहाँ पर टारगेट है कि सकल नामांकन अनुपात जो है इसको 2035 तक 50% बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें।
इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका NEP 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य है? 4%, 6%, 8% या फिर 10%? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, 6%। ठीक है, 6% GDP की बात यहाँ पर करी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाउंडेशन स्टेज 5+3 में कौन सी आयु शामिल है? यहाँ पर याद रखना है व्हाट एज ग्रुप डज द फाउंडेशनल स्टेज 5+3 कवर। तो इसमें आपको याद रखना है और वो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 3 से 8 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आप सभी बच्चों के लिए ये सारे आंसर अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन ये रहा, NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों के नियमन हेतु किस संस्था का प्रस्ताव किया गया? विच बॉडी वाज proposed for regulating higher education institutions under NEP 2020? यानी कि इसमें HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, इसके तहत याद रखिएगा शिक्षा संस्थानों के नियमन हेतु संस्था का प्रस्ताव यहाँ पर गठित किया गया था, पारित किया गया था। ठीक है, तो HECI आपको याद रखना है, जिसकी फुल फॉर्म होगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम योग्यता क्या निर्धारित की गई और वो भी कब तक? 2030 तक। यानी कि व्हाट मिनिमम टीचिंग क्वालिफिकेशन सेट बाय, यहाँ पर अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 2030 तक बात की गई है। ठीक है, तो इसमें 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, याद रखना 4 वर्षीय एकीकृत बीएड आपका इसमें आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना, यानी कि जो शिक्षक है ना, शिक्षक को न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना अनिवार्य होगा और वो भी 4 वर्षीय। ठीक है, वैसे इसके पहले जिसने भी 2 वर्ष की कर रखी है, ठीक है, तो वो भी मान्य रहेगी, ऐसा नहीं है कि वो मान्य नहीं रहेगी। ठीक है, वो भी स्टूडेंट शिक्षक बन सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर आपको याद रखना रहेगा। लेकिन यहाँ पर NEP 2020 के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो यही आपका आंसर होगा, 4 वर्षीय एकीकृत बीएड। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, आज जो मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर NEP 2020 के अनुसार मातृभाषा यानी कि स्थानीय भाषा को शिक्षा का माध्यम कब तक रखने की सिफारिश की गई है? मातृभाषा का मतलब होता है कि बच्चा अपने परिवार से, घर परिवार से, अपने माता पिता से जो भाषा सीखता है उसको मातृभाषा बोला जाता है, और जो वो आचरण करता है जिस स्थान पर वो स्थानीय भाषा रहती है, तो इसमें कौन मतलब कह सकते हैं कि कितना, कब तक वो मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करेगा अनिवार्य रूप से? कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 या फिर कक्षा 10? तो दोस्तों कक्षा 5 तक वो अपनी मातृभाषा में सीख सकता है। ठीक है, ऐसा आप लोगों को याद रखना है, ये अनिवार्य शर्त है, ऐसी सिफारिश रखी गई है। ठीक है, तो इसमें कक्षा 5 और संभव हो तो कक्षा 8, वैसे कक्षा 5 इसमें आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, NEP 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता मिशन का लक्ष्य वर्ष क्या है? यानी टारगेट ईयर ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात यहाँ पर की गई है, और क्या बताना है इसमें, संख्यात्मक मिशन का लक्ष्य वर्ष क्या है? 2025, 26, 30 या फिर 35? तो दोस्तों इसमें आप सभी का आंसर 2026 हो जाएगा, यानी कि ये ईयर आपका आंसर के रूप में बताना है। इसमें फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की बात करी गई है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के नियामक ढांचे में कौन सी इकाई शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूं, और वो आंसर आप लोगों का आई थिंक बिल्कुल वाणिज्यिक संचालन आपका आंसर इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, वाणिज्यिक संचालन आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहा, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परख, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको,
परख किसके लिए स्थापित किया गया था? परख अंडर NEP 2020 इज इस्टेब्लिश्ड फॉर व्हाट पर्पस? यानी कि इसमें आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, परख का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट को परखना, ठीक है। तो मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय आकलन केंद्र, ठीक है, ये आप सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय आकलन केंद्र, नेशनल असेसमेंट सेंटर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा हेतु किस मॉडल को बढ़ावा दिया गया है? बहुविषयक का मतलब क्या होता है? एक से अनेक विषय, यानी कि विच मॉडल इज प्रमोटेड फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन। तो इसमें मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको संक्षेप में MERU बोला जाता है, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी विल बी करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। NEP 2020 के तहत स्नातक कार्यक्रम की अवधि कितनी हो सकती है? तो पॉसिबल ड्यूरेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बताना है। कितने स्नातक, हाँ बिल्कुल, स्नातक कार्यक्रम की अवधि के बारे में यहाँ पर बात करिए। केवल 3 वर्ष, केवल 4 वर्ष, 3 या 4 वर्ष, बहुप्रवेश निकास सहित, या फिर 5 वर्ष। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 या 4 वर्ष, बहुप्रवेश और निकास सहित, ठीक है। ये आपको आंसर करना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताया है? अकादमिक क्रेडिट संग्रहित करने के लिए NEP 2020 में किस प्रणाली का प्रस्ताव है? विच सिस्टम इज प्रपोज्ड फॉर स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट्स, यानी कि एकेडमिक क्रेडिट जो ABCID बनती है ना, उसकी यहाँ पर बात की गई है। चलिएगा तो इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन देखो, मैंने दोनों लैंग्वेज में इसलिए करा है कि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो भी, उनको भी आवश्यकता लगती है, इसलिए आप लोगों के लिए फ़ायदा कर दिया है। विच सिस्टम इज़ प्रपोज्ड फॉर स्टोरिंग एकेडमिक क्रेडिट? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका दिया है NEP 2020 के तहत शोध को बढ़ावा देने हेतु, अच्छा शोध यानी कि रिसर्च, एक बात ध्यान रखना, अगर हम कोई भी कार्य करें उसके लिए हमें प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए। तो शोध को बढ़ावा देने हेतु किस संस्था की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। कोई भी काम करेगा तो उसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, यहाँ पर आपको याद रखना रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे आप याद कर सकते हैं PDF के माध्यम से भी। PDF आप लोगों को मिलेगा इस वीडियो के जस्ट बाद में मैं अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलिएगा NEP 2020 के अनुसार 2030 तक हर जिले में कम से कम कितने वर्षों की गुणवत्ता युक्त उच्च शिक्षा संस्था होनी चाहिए? तो इसमें बहुविषयक होना चाहिए, क्योंकि बहुविषयक की बात की गई है। इसमें एक बंदा जो है एक सब्जेक्ट के अलावा दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ सकता है। जैसे मान लो कोई साइंस का स्टूडेंट्स है और वो आर्ट्स की हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर बहुविषयक आपका आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है? यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस वर्ष तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को दुगना करने का लक्ष्य रखा है? आपके ऑप्शन है 2025, 30, 35 या 40। तो दोस्तों इसमें आपको आंसर करना रहेगा 2035 तक रखा गया है। 2035 तक क्या करेंगे ये? तो 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को दुगना कर देंगे, ठीक है, उच्च शिक्षा में ऐसा लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा, देखिएगा यहाँ पर। हाँ, तो इस NEP में व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल एजुकेशन को कक्षा 6 से किस रूप में शामिल किया गया है? तो कक्षा 6 से दोस्तों आपको इंटर्नशिप भी देंगे, इंटर्नशिप सहित शामिल करा है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल इंटर्नशिप की भी बात वहाँ पर की गई है, ठीक, इंटर्नशिप सहित आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। हाँ बिल्कुल, चलिए
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2025 तक कम से कम कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसको सीख कर बच्चा कोई भी व्यवसाय भी कर सके। तो जब वो शिक्षा दी जाती है तो वो खुद ही ऐसी व्यावसायिक शिक्षा होती है जिसमें स्किल सिखाई जाती है बच्चों को। क्या सिखाई जाती है? स्किल सिखाई जाती है, स्किल डेवलपमेंट उसका किया जाता है। तो व्यावसायिक जो शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य 2025 तक कम से कम कितना प्रतिशत विद्यार्थियों को रखा गया है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को 50% आंसर याद रखना रहेगा, यानी कि 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, और वो भी कब तक? 2025 तक। तो 2025 तो हमारा निकल चुका है, अब 26 चल रहा है ये, यानी कि इनका लक्ष्य पूरा हुआ या नहीं। आप कमेंट करके मुझे अब बताइए कि क्या इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों। इसमें क्या दिया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक भर्ती हेतु प्रस्तावित सामान्य प्रवेश परीक्षा कौन सी है? तो सामान्य है TET, टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग। हाँ बिल्कुल सुदृढ़ रूप में टेस्ट है, ट्रेनिंग नहीं है। टीचर एजुकेशन टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप इसको याद रखें। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये सामान्य टेस्ट होता है। अगर वो एलिजिबल है तो ही उसकी जॉब लगती है। और टेट भी है, और अगर देखा जाए ना, जैसे मान लो सीटेट आपने देखा होगा, सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, हर साल होता है, ठीक है। ये केंद्रीय लेवल का रहता है जिसको अपन सीटेट कहते हैं। और जो TET जो रहता है, हर राज्य के जो टीचर होते हैं उनके लिए टेस्ट होता है, ठीक है। बहुत जगह पर डायरेक्ट TET लेकर और उनको टीचर बना दिया जाता है, ऐसा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। शिक्षक भर्ती हेतु प्रस्तावित जो सामान्य प्रवेश परीक्षा है उसका नाम टेट है। विच कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इज प्रपोज्ड फॉर टीचर रिक्वायरमेंट। चलिएगा अगला यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या दिया है? व्हाट इनिशिएटिव इज मेंशन्ड फॉर रिड्यूसिंग स्कूल बैग वेट, यानी कि स्कूल बैग का जो बोझ है वो कम करने के लिए कौन सी पहल इन्होंने करी है। तो नो बैग डे, उस दिन कोई सा भी बच्चा जो है वो क्या नहीं लाएगा? बैग नहीं लाएगा। तो नो बैग डे के दिन ऐसा होता है कि बच्चा स्कूल में बिना बैग के आता है और आनंद करता है, ठीक है, यानी कि चीज़ें सीखता है, ठीक है। तो इसमें नो बैग डे आपका आंसर इसमें हो जाएगा। हल्के बस्ते हेतु कौन सी पहल? तो याद रखना आप सभी, नो बैग। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। इसमें आपको दिया गया है, यहाँ पर NEP 2020 में आदर्श विद्यालय परिसर अवधारणा को क्या नाम दिया गया है? तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग स्कूल कॉल्ड। तो आदर्श विद्यालय परिसर अवधारणा को नाम दिया गया है दोस्तों, और वो नाम आपको याद रखना है, स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर। यानी कि दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्कूल कॉम्प्लेक्स या स्कूल क्लस्टर, ये आपको आंसर याद रखना रहेगा दोस्तों। चलिएगा अब हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 50 क्वेश्चन की हमने बात करी है, तो 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया लास्ट तक, तो ये मानकर चलिए कि NEP 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आते हैं, सब इसमें शामिल हो गए हैं। चलिए, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप कैसा होगा? तो सरल बनाना होगा, मूल क्षमता को परखना होगा, साल में 2 बार अवसर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अभी सेकंड एग्ज़ाम हुआ था, तो जो पहले विद्यार्थी फेल हो गए थे ना, उनको भी पास करने के लिए, यानी एक बार और हम अवसर देते हैं, आप एक बार और तैयारी करिए, ऐसे तो 2 बार अवसर दिया गया। तो सरल बनाना, मूल क्षमता परखना, और साल में 2 बार अवसर उसको दिया जाता है। तो ये क्या है? 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का स्वरूप है, ठीक है, अभी वर्तमान में देखा जाए तो। हाउ विल क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम्स बी रिडिजाइंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है इसको समझिएगा, सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति किस प्रावधान के तहत दी गई है NEP 2020 में? तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ, चुनिंदा वैश्विक शीर्ष विद्यालय हेतु अनुमति, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का इसमें करेक्ट आंसर करना रहेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। NEP 2020 के अनुसार शिक्षा में तकनीक के उपयोग हेतु किस इकाई की स्थापना का प्रस्ताव है? तो शिक्षा में तकनीकी के लिए तो NETF याद रखिएगा, NETF
ये टेक्निक है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या होगा, शिक्षा में टेक्नोलॉजी का जो सहारा लेकर अधिक से अधिक बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान इसमें दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 भाषा फार्मूले त्रिभाषा सूत्र जिसको अपन कहते हैं में किस पर लचीलापन रखा गया है। तो दोस्तों इसमें आप सभी को मैं बता देता हूँ, भाषा राज्यों छात्रों द्वारा चुनी जाएगी, थोपी नहीं जाएगी। ठीक है, ये चुनी जाएगी, थोपी नहीं जाएगी कि अनिवार्य है, कंपलसरी है, ऐसा नहीं है, कंपलसरी वाली बात नहीं है। जो बच्चा जो है जिस भाषा में सीखना चाहेगा वो भाषा वो सीख सकता है। ठीक है, यानी कि भाषा चयन में लचीलापन होगा, भाषा थोपी नहीं जाएगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आ ही चुका है, आप देख सकते हो दोस्तों। हाँ, एनईपी 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों, दिव्यांग कौन होता है, जिसके जैसे मान लो कोई अपाहिज है, ठीक है, किसी की आँख हाथ पैर इनमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको दिव्यांग बोला जाता है। दिव्यांग बच्चों के लिए किस अधिनियम का संदर्भ दिया गया है, तो RPWD एक्ट 2016 का दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से। एनईपी 2020 में सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए संक्षिप्त शब्द क्या है। ठीक है, संक्षिप्त शब्द किसके लिए, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह के लिए। तो संक्षिप्त जो शब्द है वो SEDG हो जाएगा। ठीक है, SEDG का मतलब सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, यानी कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं, उनको बोला जाता है SEDG। ठीक है, ये ध्यान रखना सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा। इसमें क्या बात करी गई है कि इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE के लिए मुख्य संस्था कौन सी है। तो दोस्तों इसमें प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था जो प्रारंभिक होती है, इसमें आप लोगों को आंगनवाड़ी और बाल वाटिका ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आंगनवाड़ी में क्या करते हैं, सबसे पहले जो बच्चा है वो वहाँ पर जाता है, तो वो एक पहली सीढ़ी होती है उसकी एजुकेशन क्षेत्र में कदम रखने की, ऐसा आप याद रखिएगा। तो आंगनवाड़ी और बाल वाटिका इसमें आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है, देखभाल और शिक्षा दोनों वहाँ पर दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी में बहुत सारी चीज़ें बच्चों को खिलाते पिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, ताकि उनका पोषण हो सही तरीके से। ठीक है, और उसी के साथ साथ उनको शिक्षा भी दी जाती है, अल्फ़ाबेट वगैरह सिखाए जाते हैं। ठीक, और विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उसको दी जाती है छोटे छोटे टाइम में, जैसे कि आधे घंटे में उनको गेम्स खिला दिए। ठीक है, ऐसे अलग अलग तरीके से काम करवा लेते हैं उनसे। चलिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास यानी CPD हेतु प्रतिवर्ष कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर व्यावसायिक विकास हो, शिक्षकों का भी निरंतर व्यावसायिक विकास हो, ये अच्छी सोच है। तो प्रति वर्ष कितने घंटे निर्धारित करे गए हैं व्यावसायिक विकास के लिए, तो 50 घंटे निर्धारित करे गए हैं प्रति वर्ष। 50 घंटे 24 घंटे में एक दिन बन रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप कितना उन्होंने टाइम दिया है। ठीक है, यानी कि 2 दिन 2 घंटे 2 दिन 2 घंटे में आपका निरंतर व्यावसायिक विकास हो जाएगा। चलिएगा, इसमें 50 घंटे है, याद रखना आप सभी बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षक परिषद NCTE, ठीक है, की भूमिका किस संस्था के साथ पुनर्गठित होगी। तो जनरल एजुकेशन काउंसलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जनरल एजुकेशन काउंसलिंग GEC के अंतर्गत स्वायत्त निकाय के रूप में। तो NCTE याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक, हाँ, चलिए आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। NEP 2020 में रिपोर्ट कार्ड में किस प्रकार के मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। ये बात है, रिपोर्ट कार्ड मतलब मार्कशीट होता है, यह भी ध्यान रखना। ठीक है ना, मार्कशीट जो है आप लोगों की वो ही रिपोर्ट कार्ड होता है। ठीक है, तो इसमें किसके मूल्यांकन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, तो केवल सारांश जो होता है समेटिव, उस पर समग्र 360 डिग्री प्रगति कार्ड केवल अंक आधारित या रैंक आधारित। तो दोस्तों इसमें समग्र ज़्यादा बेस्ट है, याद रखिएगा। समग्र का मतलब ही संपूर्ण होता है। ठीक है,
L फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सब पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो समग्र 360 डिग्री प्रगति कार्ड है, ये सब होगा। इसके अलावा ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसकी बात यहाँ पर की गई है, ध्यान रखना सभी, है ना। तो यहाँ समग्र 360 डिग्री प्रगति कार्ड रिपोर्ट कार्ड में बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, NEP 2020 में उच्च शिक्षा संस्थानों की मान्यता हेतु प्रस्तावित निकाय कौन सा है? तो उच्च शिक्षा संस्थानों की जो मान्यता हेतु है और वो हमारा नेशनल या हो जाएगा एक्रेडिटेशन काउंसिल, है ना, और ये HECI के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा, NSC। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है नंबर 37। NEP 2020 के अनुसार HECI के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु कौन सी इकाई प्रस्तावित है? वित्त पोषण हेतु, तो इसमें आपको मैं बता देता हूं और वो आंसर हो जाएगा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट HEGC। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके लिए ही ये आंसर मैंने यहाँ पर करा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें स्क्रीनशॉट भी लेना रहता है। तो भाई एक काम करो, स्क्रीनशॉट भी आप लेते चलो, सारे आंसर मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 आ चुका है हमारा। यहाँ पर इस शिक्षा नीति 2020 के तहत मानक निर्धारण स्टैंडर्ड सेटिंग हेतु कौन सी इकाई प्रस्तावित है? विच बॉडी सेट्स एकेडमिक स्टैंडर्ड अंडर HECI। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को याद रखना है जनरल एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, जनरल एजुकेशन काउंसिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, NEP 2020 के अनुसार नियमन यानी रेगुलेशन हेतु प्रस्तावित इकाई है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार आते हैं। ठीक, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल ये नियमन हेतु यानी रेगुलेशन हेतु प्रस्तावित इकाई है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, इसमें क्या दिया है? MERUs आर टू बी सेटअप एट पर विथ विच इंस्टीट्यूशंस, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना किस स्तर पर होगी? तो वो होगी IIT IIM स्तर पर। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा, बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालयों की स्थापना। देखो विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है पता है आपको? विश्वविद्यालय का मतलब यहाँ पर यूनिवर्सिटी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग इज इनकरेज्ड टू वाइडन एक्सेस, यानी कि शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा में सकल नामांकन को बढ़ाने हेतु किस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है? सकल नामांकन को बढ़ाने हेतु तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, केवल पूर्णकालिक, केवल निजी ट्यूशन, कोई नहीं। तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ODL करेक्ट होगा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि आप ओपन बुक एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जैसे कि NIOS वगैरह में दे सकते हैं इसी तरीके से। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, NEP 2020 के अनुसार 2030 तक सभी स्तरों पर शिक्षा में किस अनुपात जेंडर पैरिटी इंडेक्स अन्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो दोस्तों इसमें आप सभी बच्चों को आंसर हो जाएगा जेंडर इंक्लूजन फंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, जेंडर इंक्लूजन फंड आप लोगों को आंसर इसमें याद रखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, स्पेशल एजुकेशन जोन्स आर प्रपोज्ड फॉर विच एरियाज, यानी स्पेशल एजुकेशन जोन है ना किसके लिए प्रस्तावित है? तो विशेष क्षेत्र है, स्पेशल एजुकेशन जोन की बात करिए तो आकांक्षी जिले और ACDG बहुल क्षेत्र। ACDG यानी कि आर्थिक रूप से जो पिछड़ेपन के जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स के परिवार वाले, उनके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, किसी भी तरीके से कमज़ोर है, आकांक्षी जिले हैं, उनके लिए ये रखा गया है स्पेशल एजुकेशन जोन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ये देखिएगा आपका, व्हाट इज कंटिन्यूअस क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट कॉल्ड, यानी कि शिक्षा में मूल्यांकन हेतु रचनात्मक मूल्यांकन को क्या कहा गया है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट,
बोर्ड एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा गया है, यानी रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, रचनात्मक मूल्यांकन, ये आप लोगों का आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। रचनात्मक मूल्यांकन तो आप लोगों का करेक्ट है ही सही। ठीक है, क्लासरूम बेस्ड असेसमेंट की अगर बात करें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट लिख के आना है बस। ठीक है, ऐसा याद रखना। एक फॉर्मेटिव एक समेटिव है। फॉर्मेटिव कंटिन्यूअस रहता है, समेटिव लास्ट वाला रहता है। एनईपी 2020 के तहत व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाने हेतु किस मंत्रालय के साथ समन्वय सुझाव है? तो यहाँ पर आप लोगों को मंत्रालय का नाम बताना है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, MSDE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है। व्हाट काइंड ऑफ रेगुलेटरी रेजिम इज प्रपोज्ड फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट HEs? तो समान नियमन, लाइट बट टाइट, समान नियमन आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें उच्च शिक्षा में निजी और सार्वजनिक संस्थानों के लिए नियमन प्रणाली कैसी होगी? तो समान नियमन प्रणाली होगी, लाइट होगी लेकिन टाइट होगी। ठीक है, ऐसा याद रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47, RT एक्ट स्कोप इज रिकमेंडेड टू एक्सटेंड टू विच एज ग्रुप? यानी कि RT के तहत जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है उसके तहत दायरा किस आयु वर्ग तक बढ़ाने की सिफारिश है? तो देखो, पहले 6 से 14 वर्ष था। ठीक है, तो अब भी भाई 6 से 14 वर्ष से पूर्ववती रहेगा। आई एम वेरी सॉरी दोस्तों, 6 से 14 वर्ष था। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है पिछली वाली, उसके तहत तो अब 3 से 18 तक रहेगा। आई एम वेरी सॉरी दोस्तों। चलिए, इसमें 3 से 18 वर्ष है, तो ये RT का दायरा किस आयु तक बढ़ाने की सिफारिश है? तो 3 से 18 वर्ष है। पहले 6 से 14 वर्ष था, लेकिन अब 3 साल से 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। NEP 2020 में कला और विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच किस सिद्धांत पर जोर है? तो ये कठोर विभाजन कोई नहीं होगा, नो हार्ड सेपरेशन। ठीक है, कठोर विभाजन नहीं होगा विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच में। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर ये यहाँ पर दे दिया है। हाउ इज इंडियन नॉलेज सिस्टम इंटीग्रेटेड इनटू द करिकुलम? तो सभी स्तरों पर एकीकृत रूप में शामिल है, इंटीग्रेटेड अक्रॉस ऑल लेवल्स, सभी लेवल्स में, सभी स्तरों पर एकीकृत रूप से शामिल। ठीक है, सभी स्तर इसमें शामिल कर लिए गए हैं। ठीक है, 3+3+4 ये सारे शामिल कर लिए हैं इसमें। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। NEP 2020 के अनुसार 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों का स्वरूप कैसा होगा? बहुविषयक एवं बड़े आकार के संस्थान, एकल विषयक छोटे, केवल ऑनलाइन संस्थान, केवल निजी संस्थान। तो केवल तो एक कह नहीं सकते अपन। ठीक है, केवल की तो बात छोड़ दिया करो, बहुविषयक होगा यहाँ पर। बहुविषयक एवं बड़े आकार के संस्थान, ये आप लोगों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन जो कि हमारे द्वारा बनाए गए थे सारांश के तौर पर दोस्तों, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। ठीक है, और आप अच्छे से इसको याद रखें। सारे क्वेश्चन आप लोगों को PDF फॉर्मेट में यदि चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके कमेंट कर देना NEP 2020, तो आप लोगों को सभी को अवेलेबल करवा दिया जाएगा।